जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पे। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो हमारी पहली क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे एनआईएस की जो फर्स्ट यूनिट है, भारत में शिक्षा प्रणाली भाग 1, इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये जो प्राचीन काल में भारत में शिक्षा दी जाती थी, वो किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, किन विधियों का उपयोग करते थे, गुरु की क्या भूमिका थी, उसका जो गुरुकुल था, गुरुकुल में किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। तो यही सब है पहली यूनिट में। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है जो पीआरटी का एग्जाम होता है हमारा, उसमें एनआईएस का कितना बड़ा रोल है। तकरीबन मोस्टली पेपर एनआईएस से ही आता है, क्योंकि ये जो हम टीचिंग का एग्जाम देते हैं, ये सारा अंडरस्टैंडिंग बेस है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस का मतलब क्या है कि हमें ये बुक जो है, एनआईएस की जो बुक है, ये कहती है भाई तुम वो लेवल हासिल करो ताकि तुम बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सको, बच्चे की प्रॉब्लम को समझ कर और उसका सॉल्यूशन कर सको। जब तक तुम ये नहीं पता कर पाओगे भाई बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप सॉल्यूशन किस चीज़ का करोगे। तो जो ये एनआईएस की बुक है, ये हमें यही बताती है कि भाई टीचर को, जो हम भावी टीचर है, उसको इस लेवल तक शिक्षा दी जाए, इस लेवल तक उसका सोचने का दायरा इतना बड़ा किया जाए कि भाई बच्चे को, जब वो एक टीचर बन के विद्यालय में जाएगा और वहाँ पे जब बच्चों को देखेगा, हर एक बच्चे को ध्यान देगा, उस हर एक ध्यान देगा, तो वो ये देखेगा उस बच्चे की भाई क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देख के उसका निदान करेगा। भाई जब तक उसको यही नहीं पता लगेगा भाई उस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उस बच्चे को हिंदी में प्रॉब्लम है, उस बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है, उस बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उसको यही नहीं पता होगा भाई ना तो उसको लिखना आ रहा है तो किस वजह से लिखना नहीं आ रहा, अगर उसके मन में डर है तो किस वजह से डर है, उसके डर को कैसे कम किया जाए, वो डर के कारण क्या है। तो ये सब जब तक टीचर जानेगा नहीं तो उसको दूर कैसे करेगा। तो ये जो एनआईएस की बुक है, ये हमें यही बताएगी कि आपको इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से सोचना है कि उस जो बच्चा है उसकी समस्या को बिल्कुल सोच समझ कर ध्यान से दूर किया जाए। तो दोस्तों, पढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास की। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि अगले वीडियो में से इसको ठीक कर सकूँ। तो शुरुआत करते हैं। जो पहली यूनिट है, इसमें क्या बताया गया है, भारत में शिक्षा प्रणाली कि भारत में किस तरीके की शिक्षा प्रणाली थी, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। तो उससे वो शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मान लो दोस्तों, ये हमारा भारत है, प्राचीन काल का भारत है, और जो ये पाकिस्तान है, ये भी अपने प्राचीन काल में अपना ही भाग था, लेकिन 1947 में ये अलग हो गया। तो इसको रहने देते हैं इस यूनिट के हिसाब से, जो ये यूनिट में दे रखा है उसी को समझते हैं। मान लो ये हमारे प्राचीन काल का भारत है, थोड़ा मैप ऊपर नीचे होगा तो माफी चाहूँगा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए, जो आपको ये यूनिट है थोड़ी फैक्चुअल है और थोड़ी समझने के लिए है। तो ये जो चीज़ समझने के लिए, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा भारत का मैप का यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे प्राचीन काल में जो भारत था, जो भारत में जो सबसे पहले है जो शिक्षा दी जाती थी, वो किस तरीके की शिक्षा थी। भारत में जो शिक्षा दी जाती थी पहले, वो स्मृति पर आधारित थी। स्मृति पर आधारित का मतलब ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, अब ना तो कुछ बुक लेकर बैठे, ना कोई कॉपी लेकर बैठे, ना कोई पेन वगैरह, कुछ भी लेकर बैठे, और चुपचाप आप कानों में लीड लगा के बैठे हो और आपसे सुन रहे हो, मेरे को सुन रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट याद कर रहे हो इस चीज़ को कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, और ऑटोमेटिक ये चीज़ आपकी सिर्फ माइंड में जा रही है। और इसका रीज़न क्या है कि आपका ध्यान है बिल्कुल मेरे ऊपर कि भाई जो टीचर बोल रहा है हम उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही चीज़ थी दोस्तों प्राचीन समय में। जो प्राचीन समय में जो भारत में जो शिक्षा दी जाती थी ना, वो स्मृति पर आधारित थी। सबसे बड़ा कारण यही है, स्मृति पर आधारित रहने का, क्योंकि उस समय तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। अब सभी को पता होगा कि भाई जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि लिखते थे वो ताड़पत्रों पर लिखा करते थे, ताड़पत्रों पर वो लिखा करते थे। और इसी वजह से कि भारत में है जो आज भी बहुत सारी लिपियां मंदिरों और विहारों में बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखी गई हैं।
और ये जो शिक्षा दी जाती थी, ये दो तरीके की शिक्षा थी। दो तरह की शिक्षा का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें जो शिक्षा थी, एक तो थी निम्न स्तर की शिक्षा और एक थी उच्च स्तर की शिक्षा। उच्च स्तर की शिक्षा, जो निम्न स्तर की शिक्षा थी, इसमें ये था कि जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, समाज में एक दूसरे से बात करते हैं, कहीं आते जाते मिलते जुलते हैं, तो इससे मतलब इसी शिक्षा को निम्न स्तर की शिक्षा समझा जाते हैं। हमें दूसरे से कैसे बात करनी है, कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये मतलब जो भी हमारा थोड़ा ज्ञान था, आपस का, आसपास का, समाज का जो ज्ञान था, उसी को निम्न स्तर की शिक्षा का नाम दिया गया है। और जो ये उच्च स्तर की जो शिक्षा थी, ये दी जाती थी गुरुकुल में। ठीक है दोस्तों, जो उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। और जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो किस तरीके की शिक्षा थी? वो सिमरती पर आधारित थी। ठीक है, और जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी किस तरीके की शिक्षा थी? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? जैसे वेदों की शिक्षा, साहित्य की, कला की, विज्ञान की, संस्कृत, तो जो अध्ययन से रिलेटेड थी, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, वो सब शिक्षा जो दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, और इसी को उच्च स्तर की शिक्षा कहा जाता था। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये क्या है? आत्म विकास की प्रक्रिया। जो हमारी जो शिक्षा थी, जो प्राचीन काल में जो भारत में शिक्षा दी जाती थी, इसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये था कि जो बच्चा है उसका शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, भावात्मक विकास करना। क्यों? क्योंकि भाई जब तक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और मानसिक विकास नहीं होगा, बच्चे का समझेगा कैसे? बच्चा के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेगा? ना तो वो खेल सकता, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ना तो वो खेल सकता, ना कहीं आ सकता, ना जा सकता। उसका माइंड अगर ठीक नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो सोच नहीं सकता। जब माइंड ठीक नहीं होगा, स्मृति मतलब जो उसको शिक्षा दी जा रही है, स्मृति बेस्ड जो शिक्षा है, उसको ग्रहण कैसे करेगा? कि यही कारण था बच्चे का आत्मविकास करना। कि बच्चे का आत्मविकास कैसे होगा? कि शिक्षा के द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, भावात्मक विकास करना, सामाजिक विकास करना। मतलब कि भाई समाज में हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे बातें करनी, कैसे उठना, कैसे बैठना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर प्राचीन काल में जो गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? शिक्षा ज्ञान का तीसरा नेत्र। मतलब क्या है? जो प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र समझा जाता था। कि भाई जो मतलब जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर लेता था, उसका समाज में बहुत बड़ा स्थान था। कि भाई इसने भाई गुरुकुल में रहकर अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण की है, तो इसका समाज में अलग दायरा है, इसको बहुत ही मतलब इज्जत दी जाती थी। आज भी अगर हम काफी गाँव में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कोई PhD वगैरह कर लेता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो क्या कहते हैं? भाई उसका लड़का ना डॉक्टर बन गया, उसकी लड़की ने PhD कर ली। तो ये क्या है? ये इज्जत ही तो है। एक ये क्या है? इज्जत है। शिक्षा की वजह से जो इज्जत मिली समाज में, एक नया स्थान मिल रहा है, यही चीज़ है। उसके बाद क्या है? अगला पॉइंट क्या है? भर्तृहरि ने नीति पुस्तक में कहा है कि जो भर्तृहरि है, उन्होंने नीति पुस्तक में क्या कहा है? कि भाई जो शिक्षा है, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है, और सभी को शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारा और समाज का विकास हो सकता है। शिक्षा का आरंभ, जो प्राचीन काल में भारत में जो शिक्षा दी जाती थी, जो कि स्मृति पर आधारित थी, या इसका आरंभ उपनयन संस्कार से होता था। आरंभ जो होता था वो उपनयन संस्कार से होता था। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? लड़के लड़की की शिक्षा समान। मतलब क्या था? जो प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी लड़के और लड़की को, उन सबको समान समझा जाता था। मतलब कुछ है चीजें जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, मतलब इसका उदाहरण क्या है कि भाई लड़की को भी समान समझा जाता था। क्योंकि जो विदुषी महिलाएं हैं, जैसे गार्गी, ऐत्री, कौशल्या और तारा, ये विदुषी महिलाएं हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करी और समाज में अपने विचारों को रखा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई जो प्राचीन काल में जो भारत में है जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो लड़के और लड़की में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी, सभी को समान रूप से देखती थी और सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के स्तर 2। शिक्षा के
दो स्तर कौन से थे, यही एक निम्न स्तर एक उच्च स्तर। जो निम्न स्तर की शिक्षा थी वो दैनिक जीवन से संबंधित थी, समाज में भाई किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बातें करनी है, एक दूसरे के साथ कैसा मेल जोल रखना है। और जो उस स्तर की शिक्षा थी जो गुरुकुल में दी जाती थी, जिसके द्वारा हम वेदों का, साहित्य का, विज्ञान का ज्ञान ग्रहण करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, शिक्षा के जो अंग है वो 14 विधा और 64 कलाएं हैं। मतलब क्या है, जो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी इसमें इसके 14 अंग बताए गए हैं और 64 कलाएं बताई गई हैं। एक पॉइंट रह गया, हाँ, जीवन की अवस्थाएं, जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जीवन की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानग्रस्त, और संन्यास। जो प्राचीन काल में है, जो जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई, पहली है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानग्रस्त और संन्यास। मतलब इन चारों का पालन करके शिक्षा ग्रहण की जाती थी और उसी को ध्यान में रखकर अपने जीवन का विकास किया जाता था। आगे क्या है, विद्यार्थी जीवन के अंग है। विद्यार्थी जीवन के कौन से अंग थे भाई, जो प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें विद्यार्थी के जो अंग थे वे थे आत्म संयम और सदाचारिता। मतलब क्या था, बच्चे को इस योग्य बनाना ताकि वो अपने आप पे मतलब काबू पा सके, कंट्रोल कर सके। जैसे भाई गुस्सा आ जाए, एकदम से गुस्सा नहीं, बिल्कुल शांत तरीके से रहना है, सादा जीवन व्यतीत करना है। इस तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में भारत में। आगे क्या है, शिक्षा स्मृति पर आधारित थी, जो कि हमने आगे पहले पढ़ा था कि जो प्राचीन काल में क्या था भाई, कागज का आविष्कार हुआ नहीं था, तो जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में भारत में वो स्मृति पर आधारित थी। जो गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो विद्यार्थी को अपने पास बैठाकर शिक्षा देते थे और जो विद्यार्थी होता था उसको ग्रहण करके और अपनी स्मृति के बेस पर अपने माइंड में उसको इकट्ठा कर लेता था और उसको ध्यान से बिल्कुल समझकर अपने जीवन में उतार लेता था। आपने देखा भी होगा मतलब न्यूज़ वगैरह में, वो इमेज वगैरह में कि भाई हम जैसे जो गुरु होता था वो एक उस पर पेड़ के नीचे बैठा रहता था और जो आसपास विद्यार्थी बैठे रहते हैं, तो वही गुरुकुल की ही वो विधि अपनाई गई है कि जो अध्यापक होता था, मतलब जो गुरु होता था वो एक जगह बैठा रहता था और जो विद्यार्थी होते थे गुरु के आसपास बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी का सेकंड पार्ट, गुरु की भूमिका। भाई जो प्राचीन काल में जो गुरु की क्या भूमिका थी, किस तरीके से गुरु बच्चे को शिक्षा दे देता, किन विधियों का उपयोग करता था, तो गुरु का क्या स्थान था, इन सभी के बारे में हम कल क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों अगर इस क्लास में किसी प्रकार की कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको ठीक कर सकूँ, क्योंकि भाई पहली क्लास है तो थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही है। अगर मतलब आहिस्ते आहिस्ते वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।